हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फॉरेक्स रिस्क एंड डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा फॉरेक्स रिस्क से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि फॉरेन करेंसी में हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कई बार मुनाफा भी होता है, लेकिन कई बार लॉस भी हो जाता है। तो वो सारे लॉस हमें कम करने के लिए हमें देखना है कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जिनको कि हम अवॉइड कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, तो पहले देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कैसा रिस्क होता है। पहला एक्सचेंज रिस्क होता है। मान लीजिए आपने कोई करेंसी खरीद ली है और उस कंट्री में फिर वॉर लग गया है, तो आप उस करेंसी का बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका रेट कम हो गया है, तो वो एक्सचेंज रिस्क हो जाता है कि उस करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड है सेटलमेंट रिस्क। कोई आप सौदा काट नहीं पा रहे हैं। लिक्विडिटी रिस्क, उतना किसी करेंसी को बेच रहे हैं और उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है कंट्री रिस्क या सोवरेन रिस्क। इसमें बेसिकली यही है कि वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो कंट्री रिस्क में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क या गैप रिस्क, जिस रेट पे खरीदा था आपने वो रेट ना मिले। ऑपरेशनल रिस्क है, आपने 10 कस्टमर ने 10 खरीदने के लिए कहा था, आपने 5 खरीद दिए। लीगल रिस्क है, कोई कंपनी बैन लगा दे आपके ऊपर। बायर रिस्क या सेलर या शिपिंग रिस्क यही है कि आपने ऑर्डर डाल दिया और आपको उसके ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। आईसीजी इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस और आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती है? ओवरनाइट लिमिट, आपने कितना एक रात में रखना है यूएस डॉलर या कुछ भी खरीद के, तो वो उसकी लिमिट कितनी है आपकी। डे लाइट लिमिट मतलब डे में आपने कितने खरीद के रखने हैं। गैप लिमिट मतलब इंटर पीरियड में, जैसे एक मंथ के पीरियड में आपने कितने खरीदे और कितने बेचे, उसका भी एक आपके पास लिमिट होना चाहिए। काउंटर पार्टी लिमिट मतलब आपने सऊदी अरेबिया से कितना काउंटर पार्टी है परचेज सेल करना है, उसका भी एक लिमिट होता है। कंट्री लिमिट है, ये भी एक ये कंट्री के हिसाब से है। काउंटर पार्टी मतलब दूसरी पार्टी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है इसमें। डीलर लिमिट, आपने किस डीलर को कितना खरीदना बेचने की लिमिट दी है। स्टॉप लॉस लिमिट है, कितने रेट पे आए तो आपने बेच देना है। जैसे मान लो कोई आपने ओएनजीसी का शेयर 95 में खरीदा, वो गिरते 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 85 पे पहुंच गया, तो आप उसको क्या करेंगे, फटाफट बेच देंगे क्योंकि और गिर सकता है वो। तो वो स्टॉप लॉस लिमिट कहलाती है। तो वो आपकी कितनी स्टॉप लॉस लिमिट है, कितना आप उसमें जोखिम झेल सकते हैं। सेटलमेंट रिस्क है, कोई आपका सौदा है वो कट नहीं रहा है, तो वो सेटलमेंट रिस्क हो जाएगा। डील साइज लिमिट है, मतलब आपने कितनी बड़ी डील साइज लिमिट लेनी है, कितनी बड़ी डील ले सकते हो आप, वो डिपेंड ऑन द योर रिस्क होता है। ठीक है। सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सीबीएलओ के बीच में एक तरह का बिचौलिया की तरह से काम करता है और ये हमारे को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है। सीसीआईएल इज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है। बोथ काउंटर पार्टी शुड बी द मेंबर ऑफ सीसीआईएल। इसमें एक एसजीएल अकाउंट बनता है, वो दोनों का होना चाहिए, तभी जो है ट्रेड हो पाएगी। ठीक है। इट हैंडल्स यूएस डॉलर आईएनआर डील सेटलमेंट्स विद नेटेड अमाउंट्स। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स विद विच रिड्यूसेस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय फ्यूचर कवरिंग्स। डेरिवेटिव्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स, ये सारे क्या हैं? डेरिवेटिव्स के टाइप्स हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन विच सेलर एग्रीज टू डिलीवर गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट विच प्राइस द क्वांटिटी एंड डिलीवरी डेट इज फिक्स्ड एज पर रिक्वायरमेंट सूटेड टू द पार्टी। ओटीसी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फ्रीली सेल हो सकते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्रीज ऑफ करेंसीज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि आप पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि आपने इस रेट पे कोई चीज़ बेचनी है। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। ये भी एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है फ्यूचर्स। इसमें बेसिकली क्या है कि आपने डिलीवरी मस्ट नहीं होती है, सिर्फ ये तय होता है कि इस दिन हम जो है इस रेट पे बाय या सेल कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो डिफरेंस बिटवीन बता दिया इसने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये देख लेंगे आप। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सारे ओटीसी होते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं। ये ऑड अमाउंट के होते हैं, ऑड पीरियड के होते हैं, डिलीवरी एसेंशियल नहीं होती है और मार्जिन इज नॉट एसेंशियल। ठीक है। फ्यूचर्स में बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होता है, ये स्टैंडर्ड अमाउंट पे मतलब फिक्स होगा कि 10 बेचने या 20 बेचने। और स्टैंडर्ड पीरियड मतलब एक पीरियड फिक्स कर देंगे एक मंथ बाद या फिर एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे। डिलीवरी भी मस्ट नहीं होती है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड
एंड मार्क टू मार्केट होती है इसमें, ठीक है। पुट में हमेशा ध्यान रखेंगे सेल होता है, और कॉल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वो बाई की ट्रांजेक्शन है। ऑप्शंस में एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड ये है मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सिर्फ ये क्या होता है कि सिर्फ टर्म, ये ऑप्शंस एक टर्म ऐसी है कि सिर्फ एग्रीड क्वांटिटी के लिए एक्सरसाइज करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी के लिए हमने और फिक्स डेट के लिए हम फिक्स कर लेते हैं बस। जैसे कि कॉल ऑप्शन है तो ये राइट टू बाय एट फिक्स प्राइस और बिफोर फिक्स डेट, सौदा कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मे एग्जीक्यूटेड मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और कॉल ऑप्शंस में आएंगे तो इफ स्ट्राइक प्राइस बिलो द स्पॉट प्राइस तो ये इन द मनी होगी, और अगर इक्वल होगी तो एट द मनी होगी, और अबव होगी स्पॉट प्राइस से तो आउट द मनी होगी, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शन है, ऑप्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डे बिफोर एक्सपायरी, तो वो क्या कहलाएगा, अमेरिकन कहलाएगा। और अगर ऑन द मैच्योरिटी ओनली होगा, ये देखो सर्कल किया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऑन मैच्योरिटी होगा तो भी क्या कहलाएगा, यूरोपियन ऑप्शन कहलाएगा, ठीक है। ई मतलब मैच्योरिटी, ई ऑन मैच्योरिटी, बस ये नोट कर सकते हैं आप, ये कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है। कोई केस स्टडी दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि ऑन द मैच्योरिटी है तो वो किस तरह की ट्रांजेक्शन, तो वो यूरोपियन ऑप्शन है। स्वैप ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती है, कुछ चीज़ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं तो वो स्वैप डील कहलाएगी, ठीक है। साइमल्टेनियस सेल और परचेज ऑफ स्पॉट एंड सेल ऑफ फॉरवर्ड, ये इतना कुछ खास नहीं है। स्वैप डील में बस बेसिकली क्या होता है कि एक करेंसी खरीदी जाती है और एक बेची जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल पढ़ लेंगे। पीएनबी अप्रोचेज यूको बैंक टू कोट इट्स स्वैप रेट फॉर स्पॉट to 3 months. UCO Bank has to sell spot and buy forward. Swap deal is at forward differential of this. UCO Bank will sell spot and forward at 140 higher discount at purchase. Swap difference will be at discount to 1.40. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये सब आपको जो है जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ में आएगी कि कब रोड कोड क्या करना है और कैसे पैसे निकालने हैं, क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। और फ्रेंड्स कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग से कई बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो नॉस्ट्रो अकाउंट्स के ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, अवर यही सारे लिख देते हैं वो लोग, अवर अकाउंट विद यू, योर अकाउंट विद अस, तो उसमें टिक करना होता है। तो क्या है, नोस्ट्रो अकाउंट ऐसा है कि एसबीआई जो है अगर फॉरेन करेंसी में किसी और बैंक में अकाउंट खोल रहा है तो वो एसबीआई के लिए क्या होगा, एक नोस्ट्रो अकाउंट होगा। अवर अकाउंट विद यू, वोस्ट्रो कैसा हो जाएगा, योर अकाउंट विद अस, डोरो हिज अकाउंट विद देम, और मिरर क्या होगा, एक तरह का मिरर अकाउंट होता है नोस्ट्रो के अगेंस्ट में, ठीक है। बस इसमें यही सिंपल क्वेश्चन एक एक मार्क्स का यही आता है, हिज अकाउंट विद देम में ये क्या है, तो चार ऑप्शंस में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आइए स्विफ्ट की बात करेंगे। स्विफ्ट की पहले तो फुल फॉर्म देख लेंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये क्या काम करता है, जैसे हमारे यहाँ आरटीजीएस वगैरह होता है तो बाहर विदेशों में ये स्विफ्ट मैकेनिज्म काम करता है। चिप्स कहाँ काम करता है, न्यूयॉर्क में। चिप्स की फुल फॉर्म देख लेंगे, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। फेड बाय यूएसए में इसका फुल फॉर्म है फेडरल रिजर्व बैंक। चैप्स क्या है, लंदन में है ये, और इसका फुल फॉर्म है क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। टारगेट की फुल फॉर्म देखेंगे, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम। ये कहाँ काम करता है, टारगेट यूरोप में। आरटीजीएस प्लस है, ये भी एक पेमेंट सिस्टम है, ये यूरोप में काम करता है। हमारे यहाँ इंडिया में कौन कौन से हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट हैं, ठीक है। आरटीजीएस और नेफ्ट के टाइमिंग्स ऐसा है कि बार बार चेंज होते रहते हैं, तो कई बार वो क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखेंगे नेफ्ट के अभी क्या है कि 24 आवर्स है, लेकिन ये हाफ आवरली बैचेस में चलता है, ठीक है। और आपका आरटीजीएस है, इसमें नेफ्ट में मिनिमम जो ट्रांजेक्शन है 2 लाख रुपए की होती है, और आरटीजीएस में क्या है 2 लाख से ऊपर होती है। और आरटीजीएस को कौन मैनेज कर रहा है, आईडीबीआरटी कर रहा है, ठीक है। और ये नेटवर्क है, इसमें इन्फीनेट है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। अब आगे हम देखेंगे हु इज़ अ रेसिडेंट इंडियन। देखो फ्रेंड्स ये जैसे अंडरलाइन करा हुआ है 182 डेज का, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी इंडिया के मैप के अंदर कोई 182 डेज से ज़्यादा रहेगा तो वो इंडिया रेसिडेंट इंडियन है, और इससे बाहर रहेगा चाहे वो पनडुब्बी में भी रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस दे दी हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, बिजनेस वोकेशन के लिए जा रहा है,
वर्क के लिए जा रहा है, डेपुटेशन ऑफिशियली है, ये सब है, तो वो एनआरआई है, ठीक है। पीआईओ क्या है, अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन बाहर जाए और किसी अमेरिकन लेडी से शादी कर ले, तो वो अमेरिकन लेडी क्या कहलाएगी, पीआईओ कहलाएगी, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें एक्सेप्शन है, बाकी सब इसी तरह ही होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे दे दिया इसने बहुत ईजी करके कि अगर किसी के पास में इंडियन पासपोर्ट हेल्ड करता है या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे पीआईओ कहलाएंगे। ओसीबीज का कॉन्सेप्ट अब इतना नहीं रह गया है, पहले था इसका कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली क्या थे, ऐसी सोसाइटी या कंपनीज जो कि एटलीस्ट 60% बाय एनआरआई जो कि इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है। एनआरई डिपॉजिट की बात करेंगे, ओसीबी पे अब इतना क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। एनआरई डिपॉजिट अकाउंट कौन खोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन खोलते हैं। अंडरलाइन वर्ड देखिए आप बस, एनआरई किस में खुलता है, इंडियन रुपीज़ में खुलता है। ये फिक्स डिपॉजिट, आरडी, सेविंग, करंट अकाउंट, ये सब खुल सकता है, ठीक है। पहली लाइन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट्स आर हेल्ड इन इंडियन करेंसीज, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बोथ कैन बी रिपार्टेड, मतलब ये दोनों भी आप आगे भेज सकते हैं। अकाउंट होल्डर बियर्स द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन करेंसी रेट्स, अगर मान लो करेंसी रेट में ऊपर नीचे हो रहा है तो वो जो अकाउंट होल्डर है उसको बियर करना पड़ेगा। ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें सारे ही इसके टर्म्स हैं कि लोन्स अगेंस्ट एफडीआर है, थर्ड पार्टी का अलाउड है, इंटरेस्ट रेट अभी तो डीरेगुलेटेड बाय आरबीआई है, लेकिन डिपेंड ऑन द बैंक्स होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, एनआरई अकाउंट का है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एफसीएनआर अकाउंट, एफसी से समझ जाइए, ये देखिए यहाँ पे टिक करा हुआ है एफसी और एफडीआर, कि फॉरेन करेंसी में होगा और ये क्या होगा, एफडीआर के फॉर्म में होगा। और एक गोला जो करा हुआ है ये 6 करेंसीज में खुलता है, जीबीपी, यूएस डॉलर, यूरो पे, और जेपी और कैड, कैड मतलब कैनेडियन डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इन 6 करेंसीज में ही खुलेगा ये। और इंटरेस्ट रेट कब मिलेगा, हाफ ईयरली इंटरवल्स में मिलता है, और 180 डेज और 360 डेज, मतलब अगर मान लो आपने 185 डेज अगर अपना खाता चलाया तो पहले 180 डेज के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 5 डेज का। रुपी लोन्स अगेंस्ट एनआरई एफसीएनआर मिलते हैं, लेकिन कितने तक मिलेंगे, सिर्फ 100 लाख रुपए तक, मतलब 1 करोड़ रुपए तक आप लोन ले सकते हैं सिर्फ। और रीपे कैसे करेंगे, प्रोसीड्स अब्रॉड से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अकाउंट में होने चाहिए तो आप ट्रांसफर एंट्री से भी कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट की बात करें, एनआरओ अकाउंट क्या होता है, ये एनआरआईज खोल सकते हैं, लेकिन ये जो है डिपॉजिट हेल्ड कर सकते हैं, दोनों ही सेम उसी तरह ही है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक ये है कि सर्विस टैक्स, टीडीएस, एजुकेशन सेस वगैरह देने होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है टीडीएस बहुत ज़्यादा पड़ता है, 30% देना होता है, ठीक है। एनआरओ अकाउंट बेसिकली इसलिए खुलवाते हैं, जैसे मान लो कोई आदमी है वो एनआरआई बन गया है, तो वो बाहर विदेश में चला गया, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टी उससे रेंट वगैरह आ रहा है तो वो इस अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। रेजिडेंट अकाउंट में जो है ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर हो सकता है, यहाँ जो अगर उसके फादर या मदर वगैरह हैं तो उनको आप अकाउंट में जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज, एनआरआईज क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कितना कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन यूएस डॉलर तक कर सकते हैं। लेकिन अभी बार बार रूलिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि अभी स्मॉल सेविंग्स में एनआरआईज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पैसा लगाने से, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पीपीएफ वगैरह या फिर एनपीएस वगैरह, इनमें एनआरआईज इन्वेस्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जैसे एनएससी, केवीपी वगैरह, उनमें भी एनआरआई पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। लोन्स एनआरआईज को दे सकते हैं, जैसे उनकी पेंशन वगैरह अगर बाहर से आ रही है कुछ है तो उसके ऊपर दे सकते हैं। बाकी उसका जो अगर एफसीएनआर डिपॉजिट वगैरह पड़ा हुआ है तो उस पर भी लोन दे सकते हैं। हाउसिंग लोन्स भी दे सकते हैं एनआरआईज को, क्योंकि जैसे क्या होता है कि वो वहाँ पैसा कमा के आया है और फिर यहाँ पे रहना चाहता है तो वो हाउस लोन भी ले सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कितना क्वांटम में मार्जिन है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, ठीक है। ये जो सीलिंग इसमें लिखी हुई है वो एक बार देख लीजिए आप, पर इन्वेस्टर, पर कंपनी, और ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके ऊपर कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एलसी कौन ओपन करता है और इसका बेनिफिशियरी कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो एलसी बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीदना है 1 करोड़ का, ना तो आप वहाँ के इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वगैरह को जानते हैं,
और ना आपको वो लोग जानते। तो इसके बीच में जो एलसी काम करती है कि जब सामान यहाँ इंडिया में पहुँच जाएगा सुरक्षित, तब ही बैंक पेमेंट करेगा, तो ये कहलाती है एलसी। ठीक है, तो इसमें कई सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे देखो एप्लीकेंट कौन है, बायर और इम्पोर्टर, बेनिफिशियरी कौन है, सेलर और एक्सपोर्टर, इशूइंग बैंक कौन है जो एलसी इशू कर रहा है, एडवाइजिंग बैंक उस बैंक का एक्सपोर्टर है जो कि एलसी लेगा, नोटिफाइंग बैंक कौन है, एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक दोनों सेम ही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंफर्म करते हैं। नेगोशिएटिंग बैंक विच पेज द पेमेंट, कंफर्मिंग बैंक विच कंफर्म्स द, अपनी कंफर्मेशन लगाता है उसमें बस, रीइंबर्सिंग बैंक जो कि पैसा देता है। नेगोशिएटिंग बैंक और रीइंबर्सिंग बैंक दोनों सेम हो सकते हैं। यूसीपी 600 ये क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि एलसी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। इसमें ना बस एक ये क्वेश्चन बार बार आता है, अमाउंट ऑफ बिल में डिफर, मतलब एलसी में अगर एलसी में कुछ डिफर है और अमाउंट में कुछ डिफर है तो ±10% चल जाएगा, और क्वांटिटी में अगर ±5% का डिफरेंस है तो चल जाएगा। जैसे देखो आपने एलसी में मंगाया 100 ग्राम कोई चीज़ है ना, और क्वांटिटी में आपको जो है 95 ग्राम ही मिली है तो वो चल जाएगा। ठीक है, ये कहता है, ये क्वेश्चन कई बार पुट अप हुआ है कि अमाउंट में कितना डिफरेंस हो सकता है और क्वांटिटी में कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर नेगोशिएशन विद इन 21 कैलेंडर डेज ऑफ फॉर डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है इसमें। ये भी एक बार पूछते हैं कि अगर एलसी एक्सपायर हो गई है आपकी पब्लिक हॉलिडे में तो वो कब तक आप ले सकते हैं, तो वो प्रीसीडिंग बैंकिंग डे तक ही मान्य होगी। अब इसमें टाइप्स ऑफ एलसी पढ़ लेते हैं। रिवोकेबल क्या होती है, जिसमें कि कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, इरिवोकेबल कौन सी होगी, जिसमें कोई कैंसिलेशन भी नहीं कर सकते, कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, तो बैंक इरिवोकेबल वाले को ज़्यादा प्रेफर करता है। कन्फर्म्ड एलसी है जो कि कन्फर्म पहले ही करके दी हुई है। ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार ट्रांसफ़र होगी वो, ये चीज़ ध्यान रखें, तभी वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट देखेंगे रेड क्लॉज एलसी। ये कैसी होती है, जैसे कि मान लो आपने कोई काम, आपको कोई ऑर्डर मिला है, ठीक है, आपने 1 करोड़ का सामान बना के देना है, लेकिन आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है तो आपको थोड़ा पैसा पहले चाहिए होगा, तो ये प्री रेड क्लॉज एलसी मिल जाती है, इसमें प्री शिपमेंट आपको थोड़ा क्रेडिट मिल जाता है। ग्रीन क्लॉज में क्या है कि आपको वेयर हाउस वगैरह बनाने की परमिशन के लिए पैसा मिल जाता है। रिवॉल्विंग क्या है कि मान लो जैसे आपने साल भर में काम करना है तो बार बार आप एलसी नहीं इशू कराते रहेंगे, एक बार करा ली और उसी को ही बार बार यूज़ करते रहेंगे। बैक टू बैक एलसी है, जैसे मान लो आपका मैन्युफैक्चरर है, आपने उससे सामान उठाना है तो उसके नाम पे आप इशू करा सकते हैं। ठीक है, स्टैंड बाय एलसी है बैंक गारंटी, ये तब काम आएगी जब कोई फ्रॉड होगा तब। ठीक है, तब स्टैंड बाय एलसी या फिर गारंटी काम आती है। डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी, डॉक्यूमेंट एलसी में क्या क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनवॉइस है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसकी बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है। कोई माल अगर बाहर से शिप से आ रहा है तो उसका इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, 110% ऑफ CIF वैल्यू के होने चाहिए। CIF वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट एंड फ्राइट वैल्यू, इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, शॉर्ट बिल ऑफ लीडिंग विच डज नॉट कैरी डिटेल आइटम्स, थॉरो बिल जिसमें कि एंटायर वॉयज का लिखा हुआ, ये कुछ आप जस्ट रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। क्लॉज बिल में क्या होता है, कोई क्लॉज डाल देता है। ठीक है, जैसे कि अगर डिफेक्टिव कंडीशन होगी अगर गुड्स की तो मैं पैसा नहीं दूंगा, इस तरह का क्लॉज डाल सकता है। क्लीन बिल ऑफ लीडिंग जिसमें कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है, वो साफ होता है एकदम। ठीक है, क्लीन से मतलब रखना कि साफ, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्स, तो ये कितने दिन में हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 10 डेज में हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कोई बिल पेंडिंग हो तो उससे बिल पे करने वाले को ही नुकसान है। क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, बहुत ही वॉलेटाइल होती है, तो इसलिए बहुत लंबा टाइम अगर आप किसी क्रिस्टलाइजेशन करोगे किसी बिल का तो वो आपके लिए लॉस होगा। इनको टर्म्स मतलब जो एलसी में टर्म्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या है, एक्स बॉक्स है मतलब कहीं और पे सामान पड़ा हुआ है वहाँ से उठाना है फैक्ट्री के अलावा, तो वो एक्स बॉक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, FCA मेन फ्राइट पेड बाय बायर, जो बायर होगा वो फ्राइट का मतलब जो आने जाने सामान आने जाने के जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो देगा। FAS कहता है मेन फ्राइट पेड बाय द बायर, गुड्स विल बी डिलीवर्ड बाय द एक्सपोर्टर टू शिपिंग कंपनी। FOB क्या होता है, मेन फ्राइट पेड बाय द बायर। CFR क्या कहता है, कॉस्ट एंड फ्राइट पेड बाय सेलर। CIF क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट पेड बाय द सेलर।
ये टर्म्स हैं जो कि आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो जैसे कि CIF क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट पेड बाय द सेलर, सेलर पे करेगा इस सब चीज़ों के, ठीक है। ये तो वर्ड से ही आप लोग देख सकते हैं। अदर गाइडलाइंस और क्या है, UCPDC डज नॉट अप्लाई बाय डिफॉल्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड बाय LC। जो UCPDC के रूल्स हैं वो सारे अगर LC पे लिखे हैं तो ही मान्य होंगे, नहीं तो ऐसे ही वो काम नहीं करेंगे। और कैलेंडर डे होता है +-5 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, एक्जिम पॉलिसी एज पर फैमा। एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो RBI क्या कंट्रोल करता है, हमारा एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल करता है, लेकिन DGFT क्या कंट्रोल करता है, फॉरेन ट्रेड को, ठीक है। IEC जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है ये कौन देता है, DGFT देता है, लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को उसके लिए रेगुलेट कौन करता है, एक्जिम पॉलिसी रेगुलेट करती है इसको, ठीक है। RBI का क्या क्या और काम भी है, फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स वगैरह, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कितनी आ रही है फॉरेक्स की, वो सब चीज़ें RBI को ही मेंटेन करनी होती है। इसमें IEC में बस ये क्वेश्चन पूछता है कि IEC कोड कौन इशू करता है, तो वो DGFT करती है बस, इससे अलावा कोई आज तक क्वेश्चन नहीं आया। GR फॉर्म्स ये क्या होते हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट्स मेड अदरवाइज देन बाय पोस्ट, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट के अलावा जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो GR फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। PP की इस काम आएगा, पोस्ट पार्सल करते हैं तो सॉफ्टेक्स कब कोई सॉफ्टवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर तो डायरेक्ट बस जैसे ही आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहीं से ही आप खरीद बेच सकते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए जो है सॉफ्टेक्स फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी होती है। SDF फॉर्म आपका क्या आता है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, ये रिप्लेस किया गया GR फॉर्म की जगह, जहाँ की ऑर्डर देते थे पहले GR फॉर्म यूज़ होता था, अब ये SDF या EDF फॉर्म यूज़ होने लग गए हैं, ठीक है। इसमें देखो मैंने एक अलग से लिखी दिया है कि GR फॉर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड, किस किस काम के लिए नहीं चाहिए, तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये क्या कहता है कि जब $20 25,000 रुपये की वैल्यू होगी गुड्स या सर्विसेज की, तब जरूरत नहीं है। ट्रेड के अगर सैंपल मंगाया आपने तब भी नहीं जरूरत है। कोई गिफ्ट मंगाया $5,000 तक का तब भी नहीं जरूरत है। गुड्स विद वैल्यू नॉट एक्सीडिंग $1,000 तब भी नहीं जरूरत है। गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर री एक्सपोर्ट तब भी नहीं जरूरत है। गुड्स सेंट फॉर टेस्टिंग तब भी नहीं जरूरत है। प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट की बात करते हैं तो ये ऑथराइज डीलर को मेनली कितना 21 दिन का टाइम पीरियड है फ्रॉम शिपमेंट को, कि वो अपना जो है ये शिपमेंट की डिक्लेरेशन करेंगे कि क्या उन्होंने मंगवाया है, ठीक है। बाकी सेल्फ जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहाँ पे रिलैक्सेशन होती हैं। ये अलग अलग रिलैक्सेशन, जैसे कि मान लो एक्सपोर्ट्स करें और वेयर हाउस इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया है तो इसमें 15 महीने का टाइम दे दिया है, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट आपने जो ETX फॉर्म भर के देना है, ये सब रिलैक्सेशन है। RBI XOS फॉर्म में हाफ ईयरली बेसिस पे मांगती है कि कितने आपका आउटस्टैंडिंग रह गया है, जो कि मोर देन 6 मंथ्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसलिए करवाते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइज डीलर्स कितना कर सकते हैं, $1 मिलियन तक कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस पेमेंट भी मिलती है तो वो 1 साल तक की शिपमेंट के लिए मिलेगी। ACU जो है एशियन क्लियरिंग यूनिट, ये 9 कंट्रीज़ में काम करता है, ये कंट्रीज़ के नाम देख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर ऑफ द ये ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट है, डायमंड डॉलर अकाउंट और EFC अकाउंट, इनके थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डायमंड डॉलर अकाउंट आपको पता है कि ये 5 खाते तक खोल सकते हैं है एक इंसान, लेकिन जो है ये किस लिए है कि डायमंड का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके लिए ही काम आता है सिर्फ, ठीक है। डायमंड डॉलर अकाउंट्स में ये देखो आगे कहता है ये कि उन्हीं का खुलेगा जो ज्वेलरी डीलर्स ट्रैक रिकॉर्ड 2 साल का अच्छा है और कितना होना चाहिए, टर्नओवर 3 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखो ये बोल्ड करके लिख दिया है मैंने कि 5 डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे, ठीक है। एक्सचेंज फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये एक करेंसी अकाउंट खुलता है फॉरेन करेंसी में, ये करंट अकाउंट में खुलता है जिसमें कि 100% एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आप
रख सकते हैं। देखिए EFC अकाउंट कौन खोलेगा, मान लीजिए आप यूएसए में जाते हैं, वहाँ पे आप एक वर्कशॉप टाइप के ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे आप कुछ अपने आइटम्स ले जाके सेल करते हैं, तो उससे जो पैसा मिलेगा वो आप इस अकाउंट में प्रोसीड्स डाल सकते हैं। ठीक है, प्री सेटलमेंट फाइनेंस वो तो हमने पहले ही बात करी थी। फिर पैकिंग क्रेडिट वगैरह देते हैं कि जैसे मान लो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो हम कुछ कंसेशन रेट पे 270 देश के लिए देते हैं लोन। तो ये जो है किस लिए है, ताकि वो अपनी पैकिंग वगैरह उस सब चीज़ों में पैसा खर्च कर सके और अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर सके। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट में क्या है, डिस्पेंसेस ऑफ अकाउंट, जैसे कि एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस वगैरह, ये सब आपने पढ़ने लायक ही है। ये इसके नोट्स मैं आपको जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जस्ट रीड भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ बिल्स कितने दिन में होनी चाहिए, 30 डेज है मिनिमम। गोल्ड कार्ड स्कीम जो है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है 3 साल का, उन्हीं को देते हैं। तो इन पर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं देते हैं। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। फैक्टरिंग एक बेसिकली क्या है कि बिचौलिया हो जाता है जो कि आपके बिल्स ले लेता है और आपको पैसा दे देता है, बाद में वो दूसरी पार्टी से पैसा ले लेता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं तो वो उस चार्जेस को उसमें से ले लेता है। ठीक है, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में थोड़ा थोड़ा ये अंतर है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। फैक्टरिंग जो है 80% तक ऑफ द इनवॉइस होती है और बैलेंस 20% जब उसके पास पैसा आ जाता है बिल का तभी देता है वो। और आपका फॉरफिटिंग में क्या होता है, 100% आपको पैसा मिल जाता है, जैसे ही आप बिल देंगे तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बैंक से इस चीज़ में ये फैक्टरिंग फॉरफिटिंग नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ एक और कोई और करना चाहता है तो उनको हेल्प कर देते हैं, बस दैट्स ऑल। हो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय।